अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू फिजिक्स विद तारिक। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है स्केलर्स और वेक्टर्स। ये चैप्टर वन का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस में भी पॉसिबली आता है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, और एमसीक्यूज और रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी। तो ये हर हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को हमने समझना है और डिटेल में डिस्क्राइब करना है, वे स्केलर्स को और वेक्टर्स को। फिर एग्जाम्पल्स के साथ फिर हमने वेक्टर्स को ज़्यादा डिटेल में इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। तो एक्चुअली हम जो डिवाइड कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी की टाइप्स को दो पार्ट्स में, दो डिफरेंट टाइप्स के अंदर, तो वो स्केलर्स और वेक्टर्स की फॉर्म में भी डिस्क्राइब की जा सकती हैं। पहले हमने फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप्स डिफरेंट पढ़ी थी, बेस और डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो वो तो हमने ज़रा और तरह से इसको डिवाइड किया था। तो आज हम इसको ज़रा डिफरेंट मेथड में, डिफरेंट एस्पेक्ट्स में पढ़ते हैं। तो स्केलर्स और वेक्टर क्वांटिटीज का जनरल इंट्रोडक्शन पहले हम एक थोड़ा सा देख लें कि कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज के, जिनको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करने के लिए, मुकम्मल तौर पर उनका मतलब वाज़ेह तौर पर जानने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, यानी अ स्केलर विद अ यूनिट। नंबर कोई भी होगा स्केलर नंबर, और उसके साथ अगर यूनिट है तो एक्चुअली हाउ मच यानी क्वांटिटी को डिस्क्राइब करता है। ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर। और बाज होगा, इसके एग्जांपल्स को हम आगे चल के भी डिस्क्राइब करेंगे। और बाज क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंड करने के लिए, मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनकी डायरेक्शन की ज़रूरत भी पड़ती है। तो डायरेक्शन के साथ जो क्वांटिटीज होती हैं उनको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करने के लिए वो वेक्टर्स कहलाती हैं। तो इन स्केलर और वेक्टर्स की फर्दर हम डेफिनेशन और एग्जांपल्स के बाद हम असल में जाएंगे जो वेक्टर क्वांटिटी की डिटेल्स पे ही। तो इस लेक्चर को पढ़ने के बाद हम वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट्स कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, यानी इनमें फ़र्क क्या है, किस तरह से इसको हम फ़र्क कर सकते हैं। और एवरीडे लाइफ के अंदर हमारा जो प्रैक्टिकली हम देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, वो कॉमन एग्जांपल्स क्या हैं फिजिकल मैकेनिक्स के अंदर। फिर हम थर्ड हम जो वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का मेथड सीखेंगे, क्योंकि जब डिफरेंट क्वांटिटीज है तो फिर डिफरेंट क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने का मेथड भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो हम देखेंगे कि ये डिफरेंट क्वांट हम किस तरह से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, और यह किस फॉर्म के अंदर हम इसको लिख सकते हैं इन क्वांटिटीज को। तो उसके लिए फाइनली जब हम देखेंगे कि जब हम रिप्रेजेंट कर चुके क्वांटिटीज को, स्केलर क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटीज के साथ, तो अब उसके बाद फिर हम देखेंगे कि किस तरह से हम इन क्वांटिटीज को यानी स्केलर और वेक्टर्स को डिफरेंशिएट करने के बाद अगर वेक्टर को हम ऐड करना चाह रहे हैं तो फिर उसका क्या मेथड है, स्केलर्स को ऐड करने के लिए हम कौन सा वाला मेथड यूज कर रहे होते हैं। तो ये असल में सारा जो कॉन्सेप्ट है, सारा जो डिफरेंस है, वो हम इन्हीं क्वांटिटीज के अंदर पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। तो हम चलते हैं टाइप्स ऑफ, इनकी टाइप्स को अलग-अलग से डिस्क्राइब करने के लिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट आर दी स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज, जैसा कि मैंने अभी आपको डिस्क्राइब करवाया था, हमने पढ़ा था कि दीज आर दी फिजिकल क्वांटिटीज, आर दोज आर दी फिजिकल दोज फिजिकल क्वांटिटीज which do not require any direction for their complete description। यानी इनको हम मुकम्मल तौर पर उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, उनके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, जिसमें यानी हाउ मच, जैसे मैंने भी आपको बताया कि
इसमें बेसिकली हाउ मच कि क्वांटिटी कितनी इन्वॉल्व हो रही है, किस डायरेक्शन में हो रही है, तो उसका हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, इसके बगैर ही हमें सारी समझ आ जाती है या हम इसकी समझ सकते हैं। जैसा कि आप अगर कोई भी क्वांटिटी को चीज़ लेने जाते हैं घर से, तो वो सिर्फ आपको क्वांटिटी का पता होना चाहिए कि आपने ब्रेड लेने हैं, आपने जो है वो एग्स खरीदने हैं, अंडे खरीदने हैं, तो उनकी तादाद कितनी है बस। अब वो किस डायरेक्शन, उसके ज़रूरत ही नहीं है कि किस डायरेक्शन में हैं, या डायरेक्शन के बगैर हम उसकी क्वांटिटी को मुकम्मल तौर पर समझ लेते हैं। लेकिन अब सिचुएशन में ऐसा होता है कि हम क्वांटिटीज को नहीं समझ पा रहे होते, मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते, तो उसके लिए फिर हमें बाज़ सिचुएशंस के अंदर डायरेक्शंस की ज़रूरत पड़ रही होती है कि व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ अ क्वांटिटी। और इसकी एग्जांपल बहुत सिंपल वे के अंदर इसको आप समझ लें कि अगर आप एक जगह पर ठहरे हुए हैं और आपको कहा जाए कि आप मूव करें, तो जो आप डेफिनेटली आपके जहन में फौरी तौर पर जो क्वेश्चंस आएंगे कि मूव तो मैंने करना है इस प्लेस पे, और मैं फिर उसके बाद आपसे कह देता हूँ कि आपने 10 मीटर मूव करना है, तो आप 10 मीटर तो हर पॉसिबल डायरेक्शन, जो 3 डायरेक्शन है इसमें हो सकता है कि आप इसमें आप इधर भी मूव कर सकते हैं, आप इधर भी। तो अभी आप हेजिटेट करेंगे मूव करने से फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन के व्हाट शुड बी द डायरेक्शन। डिस्टेंस भी आपको समझ में आ गया कि आपने लेट्स सपोज के 10 मीटर ही मूव करना है। तो फिर अगर मैं आपको कहूँ कि आपने टुवर्ड्स ईस्ट मूव करना है, तो अब क्लियर इंस्ट्रक्शन हो गई आपके लिए कि अब आपने इस अपनी इनिशियल पोजीशन से 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है और एक खास डायरेक्शन के अंदर कवर करना है। तो अब ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है 10 मीटर डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, तो ये मिल के डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। यानी ये मैग्नीट्यूड ऑफ, ये 10 मीटर मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ई डायरेक्शन को, तो ये दोनों कंबाइन मिल के हमें बता रहे हैं एक मुकम्मल क्वांटिटी को, जिसको हम वेक्टर कह रहे हैं, कि जिसको अंडरस्टैंड करने के लिए, जिसको समझने के लिए हमें एक ज़रूरत पड़ रही थी क्वांटिटी की और मैग्नी उसकी डायरेक्शन की। तो ये ऐसी क्वांटिटी जो कि कंप्लीटली अंडरस्टैंड करने के लिए, जिसको हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी ज़रूरी होती है, तो ऐसी क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कह रहे होते हैं। अब दूसरी इसकी एग्जांपल आप देखती हैं कि बाज़ सिचुएशन के अंदर, जिस तरह से अगर आपने एक काइट उड़ानी है, एक पतंग उड़ानी है, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द विंड, यानी उसकी डायरेक्शन, उसके फ्लाई करने की जो डायरेक्शन है, वो असल में एक ख़ास और क्वांटिटी के साथ, उसकी डायरेक्शन ऑफ विंड के साथ भी जुड़ जाती है। तो बहुत सारी सिचुएशंस या बहुत सारी क्वांटिटीज़ को मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंड करने के लिए, डिराइव और डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायरेक्शन ज़रूरी होती है उनकी समझना। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को फिर हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो वेक्टर में डायरेक्शन भी बहुत क्रूशियल है, डायरेक्शन के बगैर हम सब में नहीं समझ सकते हैं। जबकि इन केस ऑफ स्केलर क्वांटिटीज डायरेक्शन इररेलेवेंट है, यानी इसको हम नहीं बताएंगे तो क्वांटिटी की डिस्क्रिप्शन पे, उसके अंडरस्टैंडिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बुनियादी फर्क है स्केलर्स में और वेक्टर्स क्वांटिटी के अंदर। तो अब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम थोड़ा फर्दर आगे चल के समझते हैं कि व्हाट आर दी डिफरेंस, या हम अलहदा से कैसे प्रॉपर मैनर में किस तरह से हम डिस्क्राइब करते हैं इन क्वांटिटीज को। तो इसमें लेट्स सपोज इनिशियली हम स्टार्ट करते हैं स्केलर क्वांटिटी से। तो ये वाला जो बॉक्स आपको नजर आ रहा है, ये बेसिकली स्केलर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करेगा। तो मैंने अभी जिस तरह से आपको समझाया कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are completely described by just a numerical magnitude and the proper unit, and the direction is not required in this case, are called the scalar quantities.
तो those physical quantities which are completely described by their magnitude are called scalars. तो scalars की एग्जाम्पल को समझने के लिए हम जो है वो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे, और हमने पढ़ी भी हैं। जैसे कि आपको नजर आ रहा है लास्ट बॉक्स के अंदर, स्पीड है, टाइम है, मैस ऑफ द क्वांटिटी है, एनर्जी है, टेम्परेचर है। तो ये सारी क्वांटिटीज जो हैं वो एग्जांपल्स हैं स्केलर क्वांटिटीज की। तो ऐसी इन क्योंकि इन तमाम क्वांटिटीज को मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड का मतलब यानी एक नंबर विद अ प्रॉपर यूनिट। तो अगर ये हम दोनों को हम इकट्ठा कर देंगे तो इसको हम कहते हैं हाउ मच। तो वो हाउ मच अगर हमें पता है तो हम बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब इसके एग्जांपल में जैसे लेट्स सपोज कि आपने आपने घर के अंदर बैठे हुए हैं, तो आपने आपके मेन डोर तक पहुंचना है, तो लेट्स सपोज कि वहां तक आपको 5 सेकंड्स लगते हैं। और फिर नेक्स्ट फर्दर आपको जो है वो 20 सेकंड्स लगते हैं आपके मेन गेट तक पहुंचने के लिए। तो दोनों को कंबाइन अगर हम कर दें, यानी दोनों टाइम्स हैं, टाइम को हम टाइम में ऐड कर सकते हैं सिंपल मेथड के साथ, तो आंसर हमारा 25 आ जाएगा। तो स्केलर क्वांटिटी को जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो उनके एडिशन के अंदर स्केलर क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए हमें नॉर्मल अलजेब्रा चाहिए। तो उसके लिए हमें कोई और अलहदा से इसके अंदर रूल यूज करने की जरूरत नहीं होती। तो लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड बहुत सिंपली। यूनिट्स अगर एक जैसे हैं तो हम क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल अलजेब्रा और ऑर्डिनरी अलजेब्रा। लेकिन हम देखेंगे कि जब यही वाला सिचुएशन होती है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, तो सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो लेट्स सपोज के वेक्टर क्वांटिटीज को पहले हम डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन के बाद हम रूल पढ़ेंगे कि किस तरह से इसको ऐड किया जाता है, और इसकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे। फिर हम इसको नेक्स्ट फर्दर जाके सिंबॉलिकली कैसे इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उस डायरेक्शन में भी आएंगे। तो लेट्स सपोज इनिशियली हम वेक्टर क्वांटिटीज की डेफिनेशन को समझते हैं कि हाउ दी वेक्टर क्वांटिटीज कैन बी डिफाइंड। तो फर्स्ट बॉक्स में जैसा हम पहले भी कह चुके हैं कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर रिक्वायर्ड बोथ न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड, यानी जिसको हम यूनिट विद नंबर हम कह रहे होते हैं, and a specific direction for a complete description are called vectors। अब हमारे पास ये जो प्रॉपर डेफिनेशन बन रही है ये एक वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन बन रही है। तो वेक्टर क्वांटिटीज को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, एक तो मैग्नीट्यूड की और दूसरा उसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की। तो इसकी जो डायरेक्टली एग्जांपल्स हैं जो हम आने वाले चैप्टर्स के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो वो ऐसी क्वांटिटीज जो कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रिक्वायर कर रही हो, रिक्वायरमेंट हो उनकी फॉर द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। तो वो डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स, वेट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। जितनी ये एग्जांपल्स हमने यहाँ पर पढ़ी हैं ये सारी की सारी आने वाले टॉपिक्स के अंदर इंक्लूडेड होंगी, जो कि हमारे आने वाले चैप्टर्स हैं। तो इसको इन सब के मतलब हमें बड़ा डिटेल में पढ़ना है। तो अभी आपने जस्ट फॉर द रेफरेंस लेना है कि ये वो वाली क्वांटिटीज हैं जिनको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। तो अब जैसा मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले कि जो स्केलर क्वांटिटीज हैं उनको तो हम नॉर्मल ऑर्डिनरी अलजेब्रा से ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर कोई इशू नहीं आता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब हम वेक्टर्स की बात करते हैं, वेक्टर, तो ये नॉर्मल अलजेब्रा से इसको हम जो है वो ऐड नहीं कर सकते। तो इसके लिए खास अलजेब्रा जो है दैट इज कॉल्ड वेक्टर अलजेब्रा, उसकी ज़रूरत होती है। तो हम वेक्टर अलजेब्रा की मदद से इसको ऐड करते हैं। अब वो हम प्रॉपर एक मेथड समझेंगे पूरा, क्योंकि जब हम फोर्सेस की बात कर रहे होते हैं इसकी फॉर एग्जांपल, तो फोर्स हमेशा ऐड नहीं होती, फोर्स सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है। लेट्स सपोज के हम कहेंगे 10 न्यूटन और 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन और 10 न्यूटन हमेशा 20 नहीं आएगा।
10 न्यूटन और 10 न्यूटन का जो एडिशन है वो हमारे पास 0 न्यूटन भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अब ये किस तरह से होता है, ये हम अभी आप नेक्स्ट चल के इसका प्रॉपर जो रूल है एडिशन का, उस रूल के अंदर इसको हम समझेंगे। तो व्हाट इज द प्रॉपर रूल्स, लेकिन उससे पहले एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्केलर्स एंड वेक्टर्स। और ये आने वाले टॉपिक्स में भी बड़ा डिटेल में आएगा कि ये डिफरेंस हम किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, ये एक्सप्लेन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज, जैसे स्पीड और वेलोसिटी आएगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो ये वो वाली क्वांटिटी, वेट एंड मैस आएगा। तो ये डिफरेंट बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जिसमें पूछा जाता है। तो सबका पैटर्न ऑलमोस्ट सेम ही होगा। तो सबसे पहले हम क्वांटिटीज को अलग अलग से डिफाइन कर देते हैं, तो वो पहला डिफरेंस हो जाता है। तो इनके डिफरेंस को समझने के लिए हम देखते हैं कि लेट्स सपोज यहाँ पर जो अलहदा से 3 बॉक्सेस बने हुए हैं, इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। तो ये ही कॉमन इसको अपने समझने हैं, और ये जहन में रखना है कि बेसिकली दीज आर डिफरेंसेस। तो फिजिक्स के अंदर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, डिफरेंसेस बिटवीन टू क्वांटिटीज किसी भी टाइप के हो। तो लेट्स सबसे पहले हमने डेफिनेशन लिख दी कि स्केलर क्वांटिटीज रिक्वायर्ड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी डेफिनेशन के अंदर जो पहला डिफरेंस आता है हमारा, वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर हम यूनिट्स लिख देंगे तो इससे जो कंप्लीटली डिस्क्राइब हो जाएगी क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ स्केलर क्वांटिटी। जबकि इसके साथ अगर हम सेकंड मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट और डायरेक्शन भी इंक्लूड करेंगे तो दिस इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। जैसा कि हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा कि वेक्टर्स आर द क्वांटिटीज विच आर रिक्वायर्ड बोथ मैग्नीट्यूड एंड direction for their complete description or specification are called the vector quantities। सेकंड इसमें जो डिफरेंस आ जाएगा, अलजेब्रा है, यानी एडिशन के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं, अलजेब्रा यूज करते हैं। स्केलर्स के लिए दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी अलजेब्रा, यानी स्केलर्स कैन बी एडेड बाय यूजिंग ऑर्डिनरी अलजेब्रा। जबकि जो वेक्टर्स हैं उनको ऐड करने के लिए हमें स्पेशल अलजेब्रा की ज़रूरत होती है, विच इज़ कॉल्ड वेक्टर अलजेब्रा। जबकि जो स्केलर क्वांटिटीज हैं उनकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, या उनको डायरेक्शन रिक्वायर्ड ही नहीं है फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। जबकि इसके साथ साथ जो वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन और अंडरस्टैंडिंग। एग्जाम्पल्स ऑफ द स्केलर क्वांटिटीज mass, टाइम, स्पीड। जबकि जो वेक्टर्स की एग्जाम्पल्स है अभी हमने पढ़ी, फोर्स, वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जितनी हमने एग्जाम्पल्स पढ़ी थी। तो ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है जो कि वेक्टर से रिलेटेड पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो आपने इनको एज इट इज इस डिफरेंस को याद करना है। और ये नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जाता है, यानी 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है, तो एटलीस्ट आपने 3 से 4 इसके डिफरेंस लिखने होते हैं। तो यहाँ तक डिफरेंस शॉर्ट क्वेश्चंस। अब एक्चुअली हम आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। यानी अब ज्यादा, अब सारे का सारा जो है हमारा वेक्टर्स से रिलेटेड ही टॉपिक चलेगा। तो दिस इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन, यानी हाउ अ राइट वेक्टर इन एन इक्वेशन, किस तरह से हम वेक्टर को लिख सकते हैं, हाउ अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड। तो दिस इज ऑल्सो द representation of a vector, or a vector can be represented, यानी इस तरह से भी क्वेश्चन लिखा जाता है, या व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के बेसिकली हमारे पास 2 तरीके हैं।
और उसमें जो पहला वाला मेथड है दैट इज कॉल्ड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर नोटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यानी सिंबल्स की मदद से ही हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटिटीज को, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं पहले वाले चैप्टर में जब हम बेस और डिराइव्ड क्वांटिटीज पढ़ रहे थे। तो हमने कहा था कि डिफरेंट क्वांटिटीज को लिखते हुए, जैसे मैथ्स था तो मैथ्स को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली, एम से। और टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं इसी तरह से। जो और बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, स्पीड है, स्पीड को हम वी से, और वेलोसिटी को हम वी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो मैंने ये सारे लिखे हैं लेटर्स, एक्चुअली दीज आर दी सिंबल्स। तो सिंबल की शक्ल में अगर हम एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करें तो फिर उसको हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, यानी किसी भी क्वांटिटी का सिर्फ एक लेटर जो उसके सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो उस मेथड में लिखने का नाम जो है वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन अब ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी बेसिकली दो तरह से हो सकती है, या दो तरह से इसकी कॉमन प्रैक्टिस की जाती है। अगर तो हम नॉर्मल फॉन्ट में लिख रहे हैं, यानी एक चैप्टर के अंदर जब आप लिख रहे होते हैं जो कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज पे मुश्तमिल है, तो वहां पर अगर हम बार बार एक क्वांटिटी को लिखेंगे कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वो लेंथी होता जाएगा। तो वो सिंपल उसके लिए जो फिर एक मेथड अडॉप्ट किया जाता है वो सिंपल ये वाला होता है कि आपने सिंबल यूज करना है और सिंबल के ऊपर एक एरो हेड, यानी जैसे ये जो आपको नोटेशन नजर आ रही है, एक्चुअली दिस इज फॉर द फोर्स। तो फोर्स का पहला लेटर है एफ, ये इसका सिंबल है फोर्स का। लेकिन अगर हम सिर्फ इसको एफ लिख देंगे तो ये वेक्टर की कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, जबकि हमने जाहिर करना है कि यहाँ पर इस फोर्स को हम एज ए वेक्टर क्वांटिटी ले रहे हैं। तो फिर इसके ऊपर हम एक एरो हेड भी डाल देंगे, तो अब ये मिल के हमें दो, यानी एक तो ये सिंबल ऑफ दैट क्वांटिटी और ऊपर एरो हेड ये बता रहा है कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इस तरह से एक्सेलरेशन के लिए भी सेम मेथड, जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी उसकी सिंबल लिख के अगर हम उसके ऊपर एरो हेड डालते जाएंगे तो ये जाहिर करेगा, रिप्रेजेंट करेगा कि नो दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और बाज़ केसेस के अंदर ये ऐसा होता है कि हम अगर एरो हेड नहीं डालना चाहते तो हम लेटर को थोड़ा बोल्ड करके बड़ा करके लिख देते हैं, बोल्ड फेज की शक्ल में लिख देते हैं। तो वो जो बोल्ड फेज नोटेशन है ये भी पॉसिबल है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने की, लेकिन ये बहुत ज्यादा कॉमन प्रैक्टिस में नहीं आती है। कॉमन प्रैक्टिस में जो एरो नोटेशन आती है, यानी एरो हेड ऑन दी सिंबल ऑफ अ क्वांटिटी, अगर हम उसके ऊपर पुट कर देते हैं तो ये वाली ज्यादा यूज होती है एज कंपेयर टू द सेकंड वन। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड विच इज कॉल्ड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। अब इसकी सेकंड रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं कि सेकेंडली हम वेक्टर को बाज़ औक़ात ड्रॉ करते हैं पेपर के ऊपर ग्राफ्स की शक्ल में। तो जब हम ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो डेफिनेटली पहली वाली रिप्रेजेंटेशन इनफ नहीं होगी। तो ये वाली जो रिप्रेजेंटेशन है, सेकंड रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हम देखेंगे आने वाले टॉपिक्स में या टॉपिक जो नेक्स्ट पढ़ेंगे, तो बाज़ औक़ात एक वेक्टर को हम ग्राफ की शक्ल में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ग्राफ की शक्ल में जाहिर कर रहे होते हैं किसी भी प्रॉब्लम के अंदर। तो उसके लिए जो सिंपल मेथड है कि अगर हमने फर्ज करें कि डिस्प्लेसमेंट है और ये डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर के इक्वल, तो हमने इसको अपने पेज के ऊपर लिखना है, कॉपी के ऊपर लिखना है। तो आप किस तरह से या हम इसको रिप्रेजेंट करें वेक्टर ग्राफ की शक्ल में कि ये मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंड किया जा सके, तो उसके लिए सिंपल हमने सबसे पहले एक्चुअली एक स्केल चूज करना होता है सूटेबल, क्योंकि हमारे जो कॉपी है इसकी जो विड्थ है, हमारे पास स्पेस अवेलेबल स्पेस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, वो नॉर्मल स्पेस है। तो उसके लिए फिर हमने
एक लाइन, एक स्केल को चूज करना है कि लेट्स सपोज के ये 10 मीटर की लाइन है, तो हम 10 मीटर की लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। हम उसके लिए एक स्केल को चूज करेंगे। हम कहेंगे कि हम यहाँ पर 1 मीटर की जो लाइन है ये कंप्लीट तो नहीं देख रहे, लेकिन 1 मीटर को हम 1 सेंटीमीटर यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं कि अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे 1 सेंटीमीटर की, तो वो 1 मीटर को रिप्रेजेंट करेगी। तो 10 मीटर की अगर हमने रिप्रेजेंटेशन करनी है डिस्प्लेसमेंट की, तो फिर हम यहाँ से यहाँ तक लेट्स उसके ये 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये 10 सेंटीमीटर जो है ये असल में उसके मैग्नीट्यूड को जाहिर कर रहे हैं उस क्वांटिटी के। और साथ में अगर यूनिट में है तो डेफिनेटली उस क्वांटिटी की भी हमें समझ आ जाती है ये कौन सी वाली क्वांटिटी है। फिर हमने ये भी रिप्रेजेंट करना है कि अब ये जो मैग्नीट्यूड हमने लिखा है, ये अगर हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे तो वो जो एक सिंपल लेंथ बन जाएगी, तो वो एक स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी। तो हमें चाहिए कि हमने उसको सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी के तौर पर रिप्रेजेंट नहीं करना, हमने यहाँ पर वाज़ेह करना है कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो फिर उसके हम एक एंड पे एरो, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये हम एरो इसके एक एंड पे ड्रॉ कर देते हैं। तो अब ये जो एरो हेड है ये इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच हैज अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, यानी इसकी कोई ना कोई पर्टिकुलर एक डायरेक्शन है। और इसकी लेंथ ये जाहिर कर रही है कि इसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, इसकी भी कोई ना कोई डिफाइंड वैल्यू है जो कि हम स्केल की फॉर्म में ड्रॉ कर रहे होते हैं। तो इस तरह से वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए जो हम ग्राफ का सहारा लेते हैं या ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग और बाय ड्राइंग अ लाइन, और उसके एक एंड पे एरो हेड ड्रॉ कर दें, तो दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें आपने तीनों पॉइंट्स याद रखने हैं कि टेल जो है वो यहाँ पर इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि लेंथ ऑफ द लाइन मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है कि ये इसकी क्वांटिटी है कितनी, यानी मैग्नीट्यूड है, साइज क्या है इसका। और फिर एरो हेड जो है वो रिप्रेजेंट करता है इसकी डायरेक्शन को, कि ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन है, यानी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो दिस इज द सेकंड मेथड, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर का सेकंड मेथड है, दिस इज कॉल्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब बहुत ही क्रूशल पार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट इस टॉपिक का, कि हमने अगर वेक्टर्स को ऐड करना है तो फिर वेक्टर अलजेब्रा की मदद से कैसे ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए लाजमी तौर पर हमें कोई रेफरेंस चाहिए कि जहां पर हम इस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकें कि इनिशियल पॉइंट कहाँ पे है, इनिशियल पोजीशन कहाँ पे है, फाइनल पोजीशन कहाँ पे है। तो उस पर्पस के लिए जो हम यूज कर रहे होते हैं मेथड एक, या एक रेफरेंस के तौर पर हम यूज कर रहे होते हैं कि कहाँ पर हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करें, तो वो दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये जो आपको दो लाइंस नजर आ रही हैं, दो परपेंडिकुलर लाइंस विच आर इंटरसेक्टिंग एट अ सेंट्रल पॉइंट, तो ये दोनों लाइंस हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइंस मिलके एक सिस्टम बनाती हैं विच इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट है इसको हम ओरिजिन कहते हैं, यानी इसका जो ओरिजिन के ऑर्डिनेट्स या पॉइंट्स होते हैं वो जीरो जीरो, यानी ये रेफरेंस लेते हैं। हम कहते हैं कि यहीं से हमने स्टार्ट करना है किसी भी क्वांटिटी को, अगर हमने टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करना है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करना है, या किसी भी एंगल पे रिप्रेजेंट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, या फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के अंदर, तो इसके लिए प्रॉपर एक अब हमारे पास एक सिस्टम बन गया। तो हम जगह हर जगह ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो यूज़ नहीं कर रहे होते। तो आने वाले टॉपिक्स के अंदर हमने प्रॉब्लम्स के अंदर यही एक सिस्टम यूज करना है, जिसको यूज करते हुए हम ग्राफिकली एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। अभी हम इसकी एग्जांपल को भी समझेंगे बड़ा डिटेल में नेक्स्ट वाले में। तो दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम विच इज यूज टू रिप्रेजेंट द वेक्टर्स ग्राफिकली। तो ओरिजिन हमारा एक सेंट्रल और रेफरेंस पॉइंट होगा,
और इसके रिस्पेक्टिव हम किसी भी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन के अंदर या इस डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन के अंदर, रिक्वायर्ड डायरेक्शन के अंदर जब हम इसको लाइन को ड्रॉ करेंगे विद एरो हेड, तो एक्चुअली वो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होगी। और उसकी जब इसका टेल पॉइंट यानी इनिशियल पोजीशन ओरिजिन होगी, और उसका एंड पॉइंट जो है वो उसका एरो हेड है, जहां पर ये उसके एंड पॉइंट होगा। और यहाँ से यानी इनिशियल से फाइनल यानी हेड पॉइंट तक ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, ये असल में उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहलाएगा। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसको यूज करते हुए हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकली। अब इसको स्टेप बाय स्टेप हम एक एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं कि लेट्स सपोज कि वी हैव एन एग्जांपल इन विच अ हेलीकॉप्टर मूव। यस, तो हेलीकॉप्टर मूव कर रहा है, 20 किलोमीटर उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, यहाँ से जैसा हम पढ़ चुके हैं। ये कि हेलीकॉप्टर है जो मूव कर रहा है और उसने डिस्टेंस कवर किया है 20 किलोमीटर का। और वो जो स्टार्ट ले रहा है वो बेसिकली ले रहा है फ्रॉम दी ओरिजिन। और उसकी जो डायरेक्शन है, अब 60 का एंगल है साउथ ऑफ द वेस्ट। ये जो 60 डिग्री साउथ ऑफ द वेस्ट है, ये असल में डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसमें जो 20 किलोमीटर है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, दिस इज द मैग्नीट्यूड, जो कि हम क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो उसका मैग्नीट्यूड यानी 20 किलोमीटर है। तो अब ये दोनों चीज़ें यानी एक वेक्टर को मुकम्मल बयान करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई, दोनों चीज़ों की हमें जिनकी ज़रूरत थी। तो स्टेप को फॉलो करना है कि सबसे पहले आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लिया। उसका ये वाला पॉइंट सेंट्रल जहां पर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, दैट इज द ओरिजिन। ओरिजिन इनिशियल पॉइंट होगा वेक्टर का। तो सबसे पहले आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करने के बाद ओरिजिन के हिसाब से सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने चे चूज करना है स्केल को, जो मैं अभी आपको समझा चुका हूँ। लेट्स सपोज हमने अवेलेबल स्पेस के हिसाब से इसको चूज करना है कि हम कहते हैं कि 5 किलोमीटर जो है, अगर हम 1 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ करेंगे तो वो 5 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो टोटल लेंथ ऑफ द लाइन अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, तो वो हमारे पास हो जाएगी 20 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 4। अब ये जो 4 सेंटीमीटर की टोटल लाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी टू ड्रॉ 20 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट जो कि हेलीकॉप्टर ने कवर किया है, क्योंकि 20 किलोमीटर की स्पेस ही नहीं है, इतनी लंबी हम लाइन ड्रॉ कर ही नहीं सकते। तो अब जिस तरह से आपको बड़ा क्लियर डायग्राम की अंदर नजर आ रहा है, आपने 60 डिग्री के एंगल पे ओरिजिन से स्टार्ट करते हुए 4 सेंटीमीटर की जो लाइन ड्रॉ की होगी या करनी होगी अकॉर्डिंग टू दिस स्केल, चूजन स्केल। तो ये हमारे इस वेक्टर की ग्राफिकली या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी। तो हमने 60 डिग्री यानी इसकी डायरेक्शन का भी ख्याल रखा और उसके मैग्नीट्यूड का भी ख्याल रखा। दोनों को हमने जब एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ड्रॉ कर दिया, तो ये मिलने वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन बेसिकली नो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो जब आप हटा देंगे स्केल, फिर इसके जो बिल्कुल एंड एंड पॉइंट है, हेड है, तो वहां पर हमने एक एरो ड्रॉ कर दिया, एरो का हेड ड्रॉ कर दिया। तो ये एरो हेड रिप्रेजेंट कर रहा है नो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि हम डेफिनेशन के अंदर पढ़ चुके हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। तो ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो नेक्स्ट आते हैं वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका। जैसे हमने कहा था कि एक अगर हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं, तो उनके लिए हमें एक स्पेशल अलजेब्रा की ज़रूरत होती है। हम नॉर्मल तरीके से या ऑर्डिनरी मेथड से, आम तरीके से उसको ऐड नहीं कर सकते। तो द कंबाइनर प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग ऑफ टू वेक्टर्स, यानी वेक्टर्स को कंबाइन करते हुए, ऐड करते हुए, में
पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि व्हाट इज द एडिशन ऑफ वेक्टर। तो सिंपली एडिशन ऑफ वेक्टर a process of combining of two or more vectors into a single one, जो कि यूनिफाइड वेक्टर होगा, एक सिंगल वेक्टर होगा। तो उसमें कन्वर्ट करने का जो मेथड है, कंबाइन करने का मेथड है, दिस इज कॉल्ड एडिशन ऑफ वेक्टर। तो अब इस वेक्टर को जब ऐड हम कर रहे होते हैं, आपने कुछ बातों का ख्याल रखना है और कुछ डेफिनेशन का ख्याल रखना है। वो जो कंबाइन एक सिंगल वेक्टर मिलता है, जो कि दो वेक्टर्स का या तीन वेक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट सिंगल वेक्टर प्रोड्यूस करके हमें दे रहा होता है, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। अ सिंगल वेक्टर विच कैन प्रोड्यूस इफेक्ट ऑफ ऑल वेक्टर्स टू बी एडेड, इसको हम अभी एग्जांपल के अंदर समझेंगे। तो वो रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। तो रिजल्टेंट को सिर्फ हम वेक्टर को सिर्फ वेक्टर में ऐड कर सकते हैं, वेक्टर को स्केलर में ऐड नहीं कर सकते। उसकी सिंपल रीजन है कि वेक्टर हैज अ डायरेक्शन, जबकि स्केलर की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। तो अ डायरेक्शन लेस क्वांटिटी कैन नॉट बी एडेड टू अ डायरेक्शनल क्वांटिटी। एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन हो, वो डायरेक्शन लेस क्वांटिटी के अंदर ऐड नहीं हो सकती। अभी हम एक रूल डिस्क्राइब करेंगे, हेड टू टू। तो स्केलर्स और वेक्टर के एडिशन पे जब हम कंबाइन इसको करने की कोशिश करें तो वो रूल अप्लाई हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हम एक स्केलर को सिर्फ स्केलर में ऐड करेंगे और एक वेक्टर को सिर्फ वेक्टर में। वो जो टोटल इफेक्ट हमें मिलता हुआ है वेक्टर्स को ऐड करने के बाद, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। जैसे लेट्स सपोज कि एक बॉक्स है, इसको पुल करने के लिए दो बच्चे फोर्स लगा रहे हैं सेम डायरेक्शन के अंदर। फर्ज करें कि ये F1 है और ये F2 है। अब ये दोनों फोर्सेस, ये 5 न्यूटन है और ये 10 न्यूटन है, तो इनका जो कंबाइन इफेक्ट आ जाएगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में लग रही हैं, तो अब हमारे पास कंबाइन इफेक्ट आ जाएगा 15 न्यूटन, यानी दोनों ने मिला के जितनी फोर्स लगाई। तो ये जो कंबाइन इफेक्ट है इन दोनों का, दैट इज द रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट क्वांटिटी, यानी हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि एक ऐसा वेक्टर जो कि उन तमाम वेक्टर्स का कंबाइन इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा हो, जो सब मिल के प्रोड्यूस, यानी सब मिल के जो एक सिंगल वेक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं या कंबाइन इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द रिजल्टेंट वेक्टर। अब रिजल्टेंट वेक्टर को अप्लाई करने का जो मेथड है, वो मेथड है क्या, उसको हमने समझना है कि व्हाट इज द रिजल्टेंट वेक्टर एंड हाउ कैन अप्लाई दिस रूल, यानी वेक्टर एडिशन का रूल कैसे अप्लाई हो सकता है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, हेड टू टेल रूल पे, कि द रूल विच इज यूज टू एड द वेक्टर्स इज कॉल्ड हेड टू टेल रूल। अब हेड टू टेल रूल को कैसे अप्लाई हम करेंगे, उसको आपने गौर से देख लेना है कि हेड टू टेल रूल को कैसे अप्लाई किया जाता है। लेट्स सपोज कि वी हैव वेक्टर्स, टू वेक्टर्स, वेक्टर ए जिसको रिप्रेजेंट किया गया है, और लेट्स सपोज कि दिस इज वेक्टर ए, और एक कोई और वेक्टर है वेक्टर बी। जब हम इन वेक्टर्स को कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके एक कंबाइन इफेक्ट वाला वेक्टर लेते हैं रिजल्टेंट, तो दिस प्रोसेस ऑफ एडिशन इज कॉल्ड हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल को हम अप्लाई किस तरह से करेंगे। अब हेड टू टेल रूल कैन बी अप्लाई, इसको गौर से समझना है। ये जो स्टेप आपको नजर आ रहे हैं ये बड़े क्लियर हैं। ये सबसे पहले हमने वेक्टर ए को ड्रॉ कर लिया बाय यूजिंग दी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो वो गिवन होगा कौन से एंगल पे करना है और कितनी लेंथ का होना चाहिए। फिर उसके बाद हमने सेकंड वेक्टर जो उसके अंदर ऐड करना है, अब वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हमने ऐड इस तरह से करना है जिस तरह से ये हाईलाइट हुआ है, कि आपने पहले वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर की टेल को ऐसे ज्वाइन करना है कि दोनों की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क ना पड़े।
यानी दोनों वेक्टर्स अपनी डायरेक्शन भी चेंज ना करें और मैग्नीट्यूड भी नहीं, लेकिन एक ही प्लेन के अंदर हम दोनों को कंबाइन एक जगह पे इस तरह से प्लेस करेंगे कि पहले वेक्टर का हेड और सेकंड वेक्टर की टेल दोनों कॉमन पॉइंट पे आ जाएं। तो फिर आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट अप टू द हेड ऑफ द लास्ट। अब ये वाला जो आपको नजर आ रहा है वेक्टर, दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट। यानी सिंपली इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं, दो से ज्यादा वेक्टर भी ऐड हो सकते हैं। अगर एक वेक्टर इस तरह से है, दूसरा वेक्टर हमने ड्रॉ किया है वेक्टर बी, तो लेट्स सपोज के दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, और उनको हमने हेड टू टेल से अरेंज कर लिया। तो अब ये तीसरा वेक्टर जो कि फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर अप टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे, तो ये असल में इस वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। तो इस तरह से दो से ज्यादा वेक्टर्स को भी हम ऐड कर सकते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन। अब हम इसका एक स्पेशल केस पढ़ते हैं, और दिस मेथड इज कॉल्ड हेड टू टेल रूल। तो हेड टू टेल रूल जैसे मैंने भी आपको बताया, इसकी मदद से हम दो या दो से ज्यादा जितने भी वेक्टर्स हों सबको हम ऐड कर सकते हैं। यानी तमाम वेक्टर्स वैसे अरेंज करते जाएंगे, पहले का वेक्टर का हेड और दूसरे का टेल। अब इसमें स्पेशल केस आ जाता है कि इन वेक्टर्स को हम बाय यूजिंग दी हेड टू टेल रूल, अगर दो राइट एंगल पे वेक्टर्स हैं, दो ऐसे वेक्टर्स जिनके दरम्यान में 90 के एंगल है, तो फिर उसको हम किस तरह से, जो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आएगा आगे चल के आपकी क्लासेस के अंदर, इसको हम वेक्टर एडिशन के बाद वेक्टर रेजोल्यूशन भी पढ़ेंगे, और फिर इस ट्रायंगल को यूज करते हुए बहुत सारी क्वांटिटीज को भी मालूम कर सकते हैं। लेकिन अभी आपने सिर्फ इसको समझना है कि अगर दो वेक्टर्स यानी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर्स, और उन दोनों के दरम्यान का एंगल 90 है, तो फिर हम उसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर। तो आपने सिंपली पहले वेक्टर, ये वाला जो वेक्टर आपको नजर आ रहा है वेक्टर ए, इसको आपने प्लेस किया और दूसरे वेक्टर को इसके साथ इस तरह से ज्वाइन किया कि पहले वेक्टर की टेल और दूसरे वेक्टर का हेड कॉमन पॉइंट पे यानी इस पॉइंट पे आ गए। और फिर उसके बाद आपने तीसरा स्टेप सिंपल वाला किया कि पहले वेक्टर की टेल और लास्ट वेक्टर का जो हेड है, इन दोनों को आपने एक स्ट्रेट लाइन की मदद से मिला दिया। नो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर जैसा कि नजर आ रहा है। तो ये एक ऐसा वेक्टर है जो कि इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये वेक्टर एडिशन का मेथड है जिसकी मदद से हम जो है वो कैलकुलेशंस कर सकते हैं, और वेक्टर को किसी भी एंगल्स पे अगर वेक्टर्स गिवन हैं तो इनका एक कंबाइन इफेक्ट ले सकते हैं, और द कंबाइन इफेक्ट इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहाँ तक इसके जो वेक्टर से रिलेटेड पूरी डिटेल्स थी, हमारी पूरी एक्सप्लेनेशन थी, उसको हमने पढ़ा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो आएंगे टॉपिक्स उसके अंदर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम जाके सॉल्व करेंगे फॉर द एक्सरसाइज। तो आज के लिए इतना ही। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और डिटेल्स के अंदर हम बाकी वाले टॉपिक्स को भी डिस्क्राइब करेंगे। अल्लाह हाफिज।